तो 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस सेकंड चैप्टर में से ये थर्ड पार्ट रहेगा। ठीक है, इसमें आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है, सेकंड पार्ट है और सॉरी सेकंड चैप्टर का थर्ड पार्ट है। तो इसमें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ेंगे, यानी कि हमारा संविधान जो है वो राज्य को कुछ कार्य करने के लिए निर्देश देता है। ठीक है, यानी कि राज्य यानी कि सरकार को, तो सरकार को कुछ कार्य करने का निर्देश देता है जिसमें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके चलिए पढ़ते हैं। तो संविधान निर्माताओं को पता था कि स्वतंत्रता जो है भारत के लिए अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो कि जैसे स्वतंत्रता के बाद जो है भारत के पास अलग अलग तरह की चुनौतियां आने वाली हैं और इन चुनौतियों का सामना भारत को आने वाले टाइम पे करना पड़ेगा। तो सभी नागरिकों को समानता लाना, तो समानता ये अपने आप नहीं आएगी, सिर्फ संविधान में लिख देने से नहीं आएगी। समानता को लाने के प्रयास करने पड़ेंगे, समानता को लाने की कोशिश करनी पड़ेगी, कुछ कानून बनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे स्कीम्स बनानी पड़ेगी जिससे कि समानता आ सके। और सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी। तो हमारे सामने एक बड़ी चुनौती ये थी कि हम उस समय जब आजाद हुए, भारत आजाद हुआ, तो भारत के पास उतना पैसा नहीं था कि वो सबका कल्याण कर सके और भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपटी थी। उन लोगों ने सोचा कि इन समस्याओं का हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जो है वो जरूरी है। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही नीतियों का भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं बनाना चाहते थे। यानी कि कुछ ऐसे चीजें चाहते थे कि जो संविधान में निहित तो हो पर उसके वो कंपलसरी ना हो सरकार के लिए, क्योंकि उस समय हमारी अर्थव्यवस्था इस बात की इजाजत नहीं देती थी कि हम अधिक खर्च कर पाए अपने नागरिकों पर, क्योंकि पैसा था ही नहीं। तो इसलिए वो बाध्यकारी न बनाकर उसे ऐच्छिक रखा गया। तो यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? ऐच्छिक हैं। अगर सरकार वो कार्य कर पा रही है तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर आप कोर्ट जा सकते हैं। तो चलिए इसको हम आगे डिस्कस करेंगे और तो फिर हमें और जानकारी मिलेगी, तो फिर हम आगे इसमें बात करेंगे। तो संविधान के कुछ निर्देश तत्वों के समावेशन किया गया, लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं है। मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रख सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट सरकार को यह निर्देश देगा कि आप इस जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है इसको लागू करवाइए, मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करवाइए। परंतु वहीं पर अगर नीति निर्देशक तत्वों को सरकार लागू करने में असफल रहती है, विफल रहती है, तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये न्यायालय द्वारा इसको लागू कराने की व्यवस्था नहीं की गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार निर्देशों को लागू नहीं करती तो आप न्यायालय जाकर इनकी मांग नहीं कर सकते कि उसे लागू कराए, और न्यायालय सरकार को ऐसा आदेश भी नहीं दे सकती। इसलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, यानी कि ये इसका पर अब मुकदमा नहीं कर सकते। वाद का यहाँ पर अर्थ है मुकदमा। तो इस पर कोई भी तरह का किसी भी तरीके का आप चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई हमारे को मौलिक अधिकार जो है वो नहीं दिए गए, मतलब मौलिक जो ये नीति निर्देशक तत्व है इसमें जो बातें लिखी गई हैं सरकार इसको लागू नहीं करवा रही, इस बात को लेकर आप उच्च न्यायालय नहीं जा सकते। अर्थ यह है कि संविधान का एक हिस्सा जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये वो हिस्सा है जिसको आप न्यायपालिका के द्वारा लागू नहीं करा सकते। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निर्देशक तत्वों के पीछे नैतिक शक्ति है, यानी कि नैतिक शक्ति की बात कर रहे हैं कि ये सरकारों को लागू करना चाहिए, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकारी नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले। ठीक है, ये सरकार को बताएगी कि आपको क्या करना है और आपका उद्देश्य क्या है, और सरकार खुद ही इसको गंभीरता से ले, ऐसा विश्वास माना गया है संविधान के अंदर। इसके अलावा ऐसा भी समझ सकते हैं कि जनता उन्हें लागू कराने की जिम्मेदारी भावी सरकारों पर डालेगी, यानी जनता से अपेक्षा की गई है कि जो आने वाली सरकारें होंगी उन पर जनता ये जोर डाले कि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में ये बात लिखी गई है। जैसे इसके अंदर अच्छी बात लिखी गई है, सबके लिए घर, तो जनता खुद सरकार पे दबाव डालेगी कि सबके लिए घर बनवाए जाएं। ठीक है, तो जनता के ऊपर ये छोड़ दिया गया कि आगे चल के जो सरकार और जनता जो है वो आपस में मिलके आगे ये इस तरह के कार्य जो है वो करेगी, जिससे कि जो कि हम पहले इसमें लिख दे रहे हैं लेकिन ये कोर्ट के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अतः संविधान में ऐसी नीतियां को एक निर्देशन सूची रखी गई है।
निर्देशों में सूची में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे हम कहते हैं, तो एक सूची बना दी है जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि राज्य को लागू करवाना है, ठीक है, लेकिन उसके लिए वो बाध्य नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है कि भाई नीति निर्देशक तत्व आखिर हैं क्या, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्वों की तीन प्रमुख बातें हैं, इनमें तीन प्रमुख बातें हैं, वे हैं लक्ष्य, उद्देश्य, जो समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, यानी कुछ ऐसे लक्ष्य जो हमें समाज के रूप में स्वीकार करने चाहिए, और वे अधिकार जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अलावा उन्हें मिलने चाहिए, वो सारी बातें नीति निर्देशक तत्वों में लिखी हुई हैं। वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए, ऐसी नीतियां जो सरकार को बनानी चाहिए, वो सारी बातें नीति निर्देशक तत्वों में लिखी गई हैं। तो नीति निर्देशक तत्व देखने के लिए आपको संविधान निर्माताओं में की भारत की कल्पना का आभास होगा। जैसे आप नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक ऐसा भारत जो हम भारत बनाना चाहते हैं, वो बात उसमें लिखी गई है। तो समय समय पर सरकारों ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया। तो टाइम टू टाइम सरकार ये कोशिश करती है कि हम नीति निर्देशक तत्वों को लागू करें। जैसे जमींदारी का उन्मूलन किया गया, यानी जमींदारी व्यवस्था जो है उसको हटाई गई, भूमि सुधार कानून लाया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है, यानी कि बैंकों को सरकार ने, पहले प्राइवेट हुआ करते थे बैंक, तो सरकार ने उसको अपने अपने अंतर्गत ले लिया, कहा कि जो हर बैंक जो है वो गवर्नमेंट होगा, ठीक है। लेकिन हालांकि लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों बैंक एग्जिस्ट कर रहे हैं, और कई फैक्ट्री अधिनियम बनाए गए, यानी कई फैक्ट्रियां सरकारों ने लगाई, और सरकार ने तय किया कि न्यूनतम मजदूरी क्या होगी, ठीक है। और कुटीर उद्योग, सरकार ने कुछ छोटे उद्योग लगाने पर भी जोर दिया, उनको प्रोत्साहन दिया, उनको लोन प्रोवाइड करवाया ताकि आप उद्योग लगा सको। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, ठीक है। कुछ इस प्रकार के जो प्रयास थे वो दर्शाते हैं कि सरकारें जो हैं इसको लेकर समय समय पर कार्य करती रहती हैं, निर्देशक तत्वों से निर्देशित होती रहती हैं और उसके डायरेक्शन में काम करती रहती हैं, और जो लिखा गया है उसके अंदर उसको साकार करने की भी कोशिश करती है। निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास में शिक्षा का अधिकार भी, और पूरे पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, ये पंचायती राज व्यवस्था का भी मेंशन नीति निर्देशक तत्वों में ही किया गया था। तो इसको फिर आगे चल के संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान के अंदर एक विशेष जगह दिलाई गई, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्वों से सरकारें समय समय पर निर्देशित होती हैं और उससे प्रेरणा लेकर कार्य भी करती हैं। तो रोजगार गारंटी देना, ठीक है, रोजगार की गारंटी देना भी इसी के अंतर्गत आता है। रोजगार की गारंटी देना, जो है काम के अधिकार, ठीक है, अंतर्गत सीमित अधिकार देना, बच्चों को, स्कूली बच्चों के लिए दोपहर का भोजन देना, ये सारी चीजें जो है नीति निर्देशक तत्वों में आती हैं, ठीक है। तो ये था नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि नीति निर्देशक तत्वों में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं जो कि देश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को निर्देशित करती है कि सरकार जो है किस तरीके से काम करे। आने वाली सरकार है उनको निर्देशित करती है, जो सरकार बनने वाली है, जो समय समय पर आएगी, उनको निर्देशित करती है कि नागरिकों को मौलिक अधिकार के अलावा ये सारी सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। लेकिन उन सारी सुविधाओं के बीच में अर्थतंत्र आगे आ जाता है, यानी कि पैसा बीच में आ जाता है, और सरकार के पास उतना पैसा होता नहीं है, तो सरकार उसको धीरे धीरे करके लागू कर सकती है। और नीति निर्देशक तत्वों के साथ अच्छी बात यह है कि इसके लागू कराने के लिए कोई भी व्यक्ति जो है कोर्ट नहीं जा सकता। तो ये सरकारों की पूर्णतः इच्छा और समय अनुसार ये डिपेंड करता है सरकारों पर कि वो किस तरीके से इनको लागू करवा रही है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मौलिक कर्तव्य। जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं वैसे ही हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, यानी कि सरकार हमसे अपेक्षा करती है, संविधान हमसे अपेक्षा करता है कि आप मौलिक अधिकार लेने से पहले अपने कुछ कर्तव्य जो हैं देश के प्रति आपकी जो ड्यूटी है उसको आप पूरा करेंगे। तो मैं है सबसे पहले कि वर्ष 1976 में संविधान का 42वां संशोधन किया गया। तो वर्ष जो 1976 के अंदर 1976 का साल था, ईयर के अंदर 42वां संविधान में संशोधन किया गया, और अन्य प्रावधानों के अलावा इस संशोधन में संविधान में नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्य की एक सूची भी जोड़ी गई, ठीक है, उसको भी समावेश किया गया, जिसमें से कुल 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। लेकिन इसे लागू करने के संबंध में संविधान मौन है। तो इसको कैसे लागू करेंगे, इसको लेकर संविधान ने आगे कोई व्यवस्था नहीं की, बस मौलिक कर्तव्य बता के छोड़ दिया।
तो नागरिकों के रूप में हमें अब अपने संविधान का पालन करना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, सभी नागरिकों के बीच में भाईचारा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके के हमारे मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक है। परंतु यह ध्यान देने की बात है कि संविधान मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर उनकी शर्त और हमें उन्हें मौलिक अधिकार नहीं देता। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि भाई अब इसको लागू कराने के लिए कुछ मौलिक अधिकार दिए जाएंगे कि भाई अगर आप मौलिक कर्तव्य नहीं मान रहे तो आपको मौलिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस दृष्टि से संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेशन में हमें मौलिक अधिकारों की कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता। तो मौलिक अधिकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर कोई मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो भी। तो ये थे मौलिक कर्तव्य। तो एक स्वर्ण सिंह कमेटी ने मौलिक कर्तव्यों की बात की थी, वो इसमें शायद नहीं है या फिर आगे होगा। तो स्वर्ण सिंह कमेटी मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इस पर सवाल आ जाता है। तो अगला हमारे पास कहां पहुंचे और आपने क्या समझा। तो ऐसा अनुमान भारत के लगभग 30 लाख लोग शहर से बेघर हैं। इनमें से 5% लोगों के पास रात में सोने की जगह नहीं है। इनमें सैकड़ों बूढ़े, बीमार और बेघर लोगों को जाड़े में शीतलहर से मृत्यु हो जाती है। उन्हें निवास प्रमाण पत्र न दे पाने के कारण राशन कार्ड और पहचान पत्र भी नहीं मिल पाते। इसके आभास में उन्हें जरूरतमंद मजदूरों को सरकारी मदद भी नहीं मिल पाती। इसमें एक बड़ी संख्या के लोग जो हैं वो दिहाड़ी मजदूर हैं, लेकिन वो बहुत कम मजदूरी मिलती है और वो मजदूरी की तलाश में देश के विभिन्न शहरों में, अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में जाते आते रहते हैं। आप इस तथ्य के आधार पर संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका भेजें और याचिका में निम्न बातों का उल्लेख होना चाहिए कि इन लोगों के लिए मौलिक अधिकारों का कौन कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार के आदेश की प्रार्थना आप करेंगे उन सर्वोच्च न्यायालय से। तो इसमें आप देखेंगे कि उन्हें किस किस प्रकार के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो पहला तो उनको कम मजदूरी दे रहे हैं, तो उनके शोषण के विरुद्ध अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है, उनसे एक तरह से बेगार करवाया जा रहा है। और ठीक है, और उनके जो जीवन के अधिकार है उनका भी हनन हो रहा है, क्योंकि वो खुले में सो रहे हैं जिससे उन्हें शीतलहर लग जा रही है और उनसे उनकी मृत्यु हो जा रही है। ठीक है, तो इसको आप और सोचेंगे इस पे और फिर आप देखिएगा आप क्या कर सकते हैं। आजकल केस स्टडी के भी क्वेश्चंस आने लग गए हैं। चलिए, नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम और पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकारों से इसका क्या संबंध है। तो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के पूरक रूप में जाना जाता है। पूरक मतलब दोनों एक दूसरे के से ही पूरे हो पाते हैं, ठीक है। जैसे कि गाड़ी है उसमें पेट्रोल, तो इस तरीके की बात है ये। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाता है, मौलिक अधिकार जो है सरकार के कामों पर प्रतिबंध लगाता है कि सरकार जो है जनता के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। वहीं नीति निर्देशक तत्व सरकार को कुछ कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है कि आपको कोई जो है ये काम करने होंगे। मौलिक नीति निर्देशक तत्व बताता है कि जो सरकार है उसको कुछ कार्य करने पड़ेंगे। मौलिक अधिकार जो है वो खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों को संरक्षित करते हैं, व्यक्ति आधारित हैं। पर नीति निर्देशक तत्व जो है पूरे समाज पर आधारित, समाज की बात करते हैं, समाज के हित की बात करते हैं। यानी कि वो समाज की चीजों पर, समाज पर आधारित है, सामाजिक बातों को लेकर आधारित है, समाज की भलाई के लिए आधारित है। लेकिन कभी कभार जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने का प्रयास करती है तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा जाते हैं। कभी कभार जब सरकार कहती है कि हम मौलिक अधिकारों को लागू करेंगे तो वो जनता के हित से टकरा जाती है। यह समस्या तब पैदा हुई जब जमींदारी उन्मूलन यानी जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया। तो इसका विरोध के आधार पर कहा गया कि संपत्ति जो है उस समय मौलिक अधिकार हुआ करती थी, तो मौलिक अधिकारों का हनन होता है। लेकिन यह सोचकर सामाजिक आवश्यकताएं व्यक्तिगत हित से ऊपर है, सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए संविधान में संशोधन कर दिया। सरकार ने यह माना कि समाज का हित जो है वो व्यक्तिगत हित से ऊपर है, तो इसलिए नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए संविधान में ही संशोधन करके संपत्ति का अधिकार जो है उसको हटा दिया गया। ठीक है, इससे एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। कार्यपालिका और न्यायपालिका ने इस पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया।
सरकार की मान्यता थी कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो सरकार का मानना था कि हमें समाज की भलाई करने के लिए बनाया गया है, और जो हमारे कार्य जो है नीति निर्देशक तत्वों में लिखे हैं, संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्वों में सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाने चाहिए वो लिखे हुए हैं। परंतु ये जब हम इसकी काम को करने जाते हैं तो मौलिक अधिकार बीच में आ जाते हैं। तो हम मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकते हैं नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो समाज की भलाई का काम करने के लिए कह रहे हैं, और जनता ने सरकार को चुना है समाज की भलाई के लिए। तो हम व्यक्तिगत हित से ऊपर समाज का हित रखेंगे, और उन्होंने मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने की बात कही सरकार ने। और न्यायपालिका ठीक इसके उलट एक विरोधी रुख अपनाए हुए थे कि नहीं, मौलिक अधिकार जो है वो बड़े हैं नीति निर्देशक तत्वों से। तो इसके पीछे ये धारणा थी कि लोक कल्याण मार्ग के अधिकार बाधक हैं, यानी कि लोक कल्याण में जो है अधिकार जो है वो बाधा बन रहे हैं। तो दूसरी ओर न्यायालय की यह मान्यता थी कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण और पावन हैं कि इसे नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। यानी कि मौलिक अधिकार पहले हैं नीति निर्देशक तत्वों से। नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए आप मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। यदि आप मौलिक अधिकारों का मतलब नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराते हैं तो मौलिक अधिकारों के दायरे में रहकर ही करना होगा, और सरकार के लिए अब ये एक चुनौती बन चुका था उस समय। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार को लेकर जो कुछ एक केस स्टडी है हमारे पास, इसको हम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम ऊपर चलेंगे और एक बार फिर से हम नीति निर्देशक तत्वों में जो जो चीजें लिखी हुई हैं उसको पढ़ेंगे, जो बीच में एक पेज छूट गया अभी। तो संपत्ति का अधिकार, तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संबंधों में उठे विवाद के पीछे महत्वपूर्ण मूल संविधान में संपत्ति अर्जन, स्वामित्व और संरक्षण का मौलिक अधिकार दिया गया था। तो सब जो पहले संविधान शुरुआत में बनाया गया 1946 में, 26 नवंबर 1946 में, तो उसमें संपत्ति के अधिकार की बात थी। यानी कि कुल आपके पास 7 अधिकार थे जो अब 6 हो गए। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए बीच में संपत्ति का अधिकार आ रहा था। कुछ जमींदारों के पास बहुत ज्यादा जमीन थी और वो अपनी जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि संविधान के अंदर संपत्ति का अधिकार निहित था। जब सरकार जनता के हित में काम करना चाहती है, उसको फ्लाईओवर बनाने हैं, रोड बनानी है, सड़कें बनानी है, फैक्ट्रियां लगानी है, तो उसके लिए जमीन चाहिए होगी, और जमीन जो थी वो कुछ जमींदारों के पास थी। अब जब जमींदारों से जमीन ली जा रही थी तो वो कहते थे कि ये हमारी निजी संपत्ति है और मुझे मौलिक अधिकार है संपत्ति रखने का। अब इस बात को लेकर वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं दाखिल करते थे और वो जीत भी जाते थे, क्योंकि ये बात भी सही थी कि मौलिक अधिकार संविधान में ऐसे लिखे हुए हैं। तो अब सरकार के सामने चुनौती थी और सरकार का ये मानना था कि मौलिक अधिकारों को हम सीमित कर सकते हैं जनता के भलाई के लिए, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए। जनता का हित जो है, समाज का हित जो है वो ऊपर है व्यक्तिगत हित से, इसलिए मौलिक अधिकार नीचे आते हैं, नीति निर्देशक तत्व ऊपर आते हैं, ऐसा सरकार का मानना था। लेकिन कोर्ट ने इसके ठीक उलट रुख रखा था। अब आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। लेकिन संविधान ने स्पष्ट कहा कि सरकार जो है लोक कल्याण के लिए संपत्ति अधिग्रहण कर सकती है, जो मैंने अभी बात कही कि सरकार चाहे तो लोक कल्याण के लिए संपत्ति को ले सकती है, अधिग्रहण कर सकती है। 1950 में सरकार ने अनेक ऐसे कानून बनाए जिससे संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगा। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद के केंद्र में ही यह अधिकार था कि 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना। कहा कि संसद को संविधान का संशोधन करके इस प्रतिबंध को हटाने का अधिकार है, प्रतिबंधित करने का अधिकार है। तो 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया और संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत इसे एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना बाद में। ठीक है, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ये माना कि मूल ढांचे के अंदर संपत्ति का अधिकार नहीं आता। फिर इसके बाद सरकार ने आगे प्रोसीड किया, आगे कदम बढ़ाया और 1978 में भारत जो जनता पार्टी की सरकार थी उसने संपत्ति के अधिकार का कानून हटा दिया 44वें संविधान संशोधन से। तब से ये अनुच्छेद 300 के तहत, अनुच्छेद संख्या 300 के तहत अब ये कानूनी अधिकार है, सामान्य कानूनी अधिकार है जो कि कानून के द्वारा लागू कराया जाता है।
ठीक है। तो सॉरी, आपकी राय में संपत्ति के अधिकार का कानून, मौलिक अधिकार कानून बनाने से क्या फर्क पड़ता है? तो अब मौलिक अधिकार, अगर संपत्ति या कानून जो है वो सब मौलिक अधिकार होता तो क्या फर्क पड़ता, इसके बारे में आपको सोचना है। ठीक है, चलिए अब हम एक बार नीति निर्देशक तत्वों पर देख लेते हैं कि भाई नीति निर्देशक तत्व जो है वो क्या है। तो एक मिनट, तो उद्देश्य क्या है इसके? लोगों का कल्याण करना है, सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना है, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, यानी कि लोगों के जीवन स्तर को अच्छा बनाना है, संसाधनों का समान वितरण हो ये सुनिश्चित करना है, अंतरराष्ट्रीय शांति का बढ़ावा देना है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की बात नीति निर्देशक तत्वों में लिखी हुई है। ठीक है, तो नीतियां, तो समान नागरिक संहिता, यानी कुछ पॉलिसी बनानी है, तो एक समान नागरिक संहिता जिसकी बात आजकल चलती है सिविल कोड की, यानी सबके लिए समान हो। मद्यपान निषेध, यानी कि शराबबंदी करनी है। घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना है, यानी घर पे जो उद्योग चलाए जा रहे हैं उनको बढ़ावा देना है। पशुओं को मारने पर रोक लगानी है। ग्राम पंचायत को प्रोत्साहन देना है। तो ग्राम पंचायत के लिए तो हमने 73वां और 74वां संविधान संशोधन कर दिया, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी इसी किताब के अंदर। ठीक है, और ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता, तो ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनके लिए आप न्यायालय में दावा नहीं कर सकते। तो जीवन यापन, ठीक है, महिला और पुरुष को समान मजदूरी दिलवाना, ये भी नीति निर्देशक तत्वों में है। आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, यानी कोई आपसे आर्थिक शोषण नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो वाला शोषण अलग है, दैहिक शोषण अलग है और मजदूरी को लेकर शोषण अलग है, लेकिन एक आर्थिक शोषण है, इसके विरुद्ध भी अधिकार की व्यवस्था सरकार करेगी। जैसे कुछ लोग लोन ले लेते हैं, फिर उनको परेशान किया जाता है बैंक के द्वारा। काम का अधिकार, यानी कि आपको काम करने का अधिकार है, आपको काम मिले, इसका भी अधिकार है। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख और शिक्षा, तो छोटे बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो एक सवाल, ये सवाल है इसका, तो देखते हैं। बताओ कि संविधान में अच्छी अच्छी बातें कहने का क्या मतलब जब उसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो एक विचारणीय प्रश्न है कि आपने संविधान में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, लेकिन आप इसे, जब हमें ये इस तरह के अधिकार ही नहीं दिए हैं कि हम इसको लागू कराने के लिए कोर्ट जा सकें, तो इन अच्छी बातों का क्या फायदा। जैसे हाथी के दांत दिखाने के लिए सिर्फ होते हैं, तो उसी बड़े बड़े दांत होते हैं लेकिन वो दिखाने के लिए होते हैं। तो इसी तरह जो संविधान के अंदर ये बात की गई है, ये कोई खास फर्क नहीं लाती। ठीक है, लेकिन ये साथ ही साथ सरकार को निर्देशित करती रहती है, सरकार के ऊपर एक नैतिक दबाव डालती है कि आपको ये कार्य करना है। ठीक, तो अब यह आगे कि इसने, अब ये विवाद जो है कि भाई मौलिक अधिकार आगे है या फिर जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है उनको हमें मानना है। तो इसके जटिल विवाद के जन्म दिया संविधान संशोधन से संबंधित था, और इसमें संविधान संशोधन करके ये बता दिया कि संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकार नहीं है। इसने यह भी कहा गया, हाँ, सरकार का मत था कि संसद संविधान के किसी अंश को और प्रस्ताव में संशोधन कर सकती है। तो संसद का यह मानना था कि संविधान के अंदर सरकार जो है, यानी संसद के अंदर जो लोग बैठे हैं वो विधायिका संविधान के किसी भी प्रस्ताव में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन न्यायपालिका ने क्या कहा कि संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। न्यायपालिका ने साफ शब्दों में कह दिया कि संविधान में संशोधन तो कर सकती है सरकार, लेकिन कोई ऐसे प्रावधान का संशोधन नहीं कर सकती जिससे कि मौलिक अधिकार जो है वो कम होता हो। ठीक है, और फिर इसके बाद आगे चल के यह विवाद जो है सर्वोच्च न्यायालय में केशवानंद भारती मुकदमे में महत्वपूर्ण निर्णय के साथ समाप्त हुआ, जिसमें कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि संविधान में कुछ मूल ढांचे की विशेषताएं हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है, सरकार संशोधन तो कर सकती है संविधान में, लेकिन मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक मूल ढांचे के बारे में बताया नहीं कि मूल ढांचा क्या है। तो मूल ढांचे की डेफिनेशन जो है सुप्रीम कोर्ट समय समय पर करता रहता है कि कोई सी चीज जो है वो मूल ढांचा है या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट बताता है, यानी उच्चतम न्यायालय। संसद में उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, तो मूल ढांचे के अंदर संसद जो है वो कोई परिवर्तन नहीं कर सकती।
इसे हम 9वें अध्याय में यानी कि संविधान एक जीवन दस्तावेज में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसके चैप्टर के अंदर आएगा, तब हम इसको डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे। तो ये कुछ देखेंगे, जैसे कि कुछ अखबारों की कटिंग्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी, जिसको लेकर हमें अधिकार दिए गए हैं ताकि हम इन तरह की चीजों से लड़ सके। तो कहां पहुंचे, क्या समझे, इसको हम एक बार पढ़ते हैं कि दक्षिण अफ्रीका, एक मिनट, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र भारतीय संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ें। दोनों सूचियों में आपको कौन सी बातें समान लगेगी, तो आप दोनों को पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें हैं कॉमन जैसी लगेगी। वहां पर उनके मौलिक अधिकार हो चुके हैं, यानी अधिकारों के घोषणा पत्र में, और हमारे यहाँ नीति निर्देशक तत्वों में वो शामिल है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में उन अधिकारों के घोषणा पत्र क्यों कहा, या फिर उसका नाम उन्होंने अधिकारों का घोषणा पत्र क्यों रखा, ये बताना है आपको। यदि आपको एक नए राष्ट्र के लिए संविधान बनाना चाहें तो आप उसमें क्या सुलझाएंगे। ठीक है, तो ये आपको सोचना है। अब एक निष्कर्ष था, हम निष्कर्ष पढ़ते हैं। तो महाराष्ट्र के एक क्रांतिकारी समाज सुधारक, ठीक है, महाराष्ट्र के एक क्रांतिकारी समाज सुधारक ज्योतिराव फुले, जिन्हें ज्योतिबा फुले भी कहते हैं, की रचनाओं में हमें सर्वप्रथम यह विचार प्राप्त होता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता समानता दोनों ही निहित हैं। तो अधिकार के अंदर हमें क्या मिलती है, स्वतंत्रता भी मिलती है और साथ के साथ समानता भी मिलती है। दोनों चीज निहित होती है अधिकारों के अंदर ही। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह विचार स्पष्ट हुआ तथा संवैधानिक अधिकारों के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। हमारे संविधान में इस लंबी परंपरा को मौलिक अधिकार की सूची के रूप में देखा जा सकता है। 1950 से न्यायपालिका ने अधिकारों को महत्वपूर्ण संरक्षण की भूमिका निभाई है। तो न्यायालय जो है वो समय समय पर जब भी उसके सामने कोई याचिका या प्रश्न आता है कानून से, संविधानिक से जुड़ा हुआ, तो वो एक संविधानिक पीठ का निर्माण कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का निर्माण करता है सर्वोच्च न्यायालय, जो ये फैसला देता है कि संविधान में कोई चीज जो का नया कानून है या फिर कोई नया संवैधानिक संकट है उसका हल क्या हो सकता है, कौन सी चीज जो है वो संवैधानिक होगी या नहीं। न्यायिक व्याख्याओं ने अनेक अधिकारों का क्षेत्र विस्तृत कर दिया है। हमारी सरकार प्रशासन इस परिप्रेक्ष्य में काम करते हैं कि अधिकार जो है सरकार के कार्य सीमा तय करते हैं। तो जो अधिकार है वह सरकार की कार्य सीमा को तय कर देते हैं कि अब कहां तक काम कर सकते हैं, और अधिकारों का हनन जो है वो सरकार नहीं कर सकती, और देश में लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करते हैं। और इससे क्या होता है कि देश में जो है लोकतांत्रिक शासन की सुनिश्चितता की जाती है कि सरकार जो है वो उन कानूनों का पालन करे, सरकार जो है लोगों के अधिकारों के बीच में ना आए। ठीक है, तो ये प्रश्नावली है, इसके प्रश्न करने की कोशिश करना, अगर ना हो तो बताना, फिर हम इस प्रश्न को भी अलग से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये तीसरा पार्ट था। ठीक है, इसके साथ हमारा सेकंड चैप्टर जो है फिनिश हो चुका है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, थर्ड। ठीक है, थर्ड चैप्टर के साथ, अगला हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे।